नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बीच औपचारिक मुलाकात होगी, जहां द्विपक्षीय बातचीत होनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन से अलग शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे उफा में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बता दें कि मोदी और शरीफ पिछली बार नवंबर में काठमांडू में सार्क सम्मेलन में मिले थे, लेकिन उनके बीच द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। माना जा रहा है कि शुक्रवार की मीटिंग में पीएम मोदी आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। इसके अलावा आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इसके पहले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच गुरुवार शाम अनौपचारिक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने डिनर के वक्त एक दूसरे का हालचाल जाना। रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में ये भोज दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के उफा में आयोजित 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में वार्षिक व्यापार मेले का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पहले वार्षिक व्यापार मेले की मेजबानी करने में भारत को खुशी होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश हर साल कोई न कोई खेल भी आयोजित करें। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, इसलिए वो भारत की ओर से अगले साल पहला ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने की पेशकश करते हैं। बता दें कि अगले साल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने 10 कदम नाम से 10 सुझाव रखे। इनमें अहम है ब्रिक्स कृषि रिसर्च सेंटर की स्थापना। पीएम ने हर साल ब्रिक्स ट्रेड फेयर का आयोजन करने का भी सुझाव दिया। योग दिवस के सफल आयोजन में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिए गरीबी मुख्य एजेंडा होना चाहिए। पीएम ने ब्रिक्स को विश्वास का स्तंभ बताया और सभी ब्रिक्स देशों से सहयोग बढ़ाने की अपील भी की। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2016 और 2017 में भारत की ग्रोथ रेट चीन से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। IMF के मुताबिक दोनों सालों के दौरान भारत का ग्रोथ रेट 7.5% रह सकता है, जबकि IMF ने 2015 और 2016 में चीन की ग्रोथ 6.8 और 6.3% रहने का अनुमान जाहिर किया। IMF ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में खासी कमी का अनुमान जाहिर किया है। IMF के इस अनुमान के बाद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत अपनी रक्षा और सुरक्षा में पूरी तरह से सक्षम है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री पर्रिकर ने ये कहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बम हमने दिखाने के लिए नहीं बनाया है। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर पर्रिकर ने पहले ये कहते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार किया था कि हर बयान पर वो जवाब नहीं देते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आपत्ति को चीन ने किया दरकिनार। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई पर फिर दिया पाकिस्तान का साथ। कहा संयुक्त राष्ट्र में लिया गया हमारा फैसला सही है। गुरुवार को चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मांग को संयुक्त राष्ट्र में रोकने के अपने कदम को सही करार दिया। चीन ने कहा कि उसका ये रुख तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष है। बुधवार को पीएम मोदी ने उफा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात में लखवी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव को ब्लॉक करने के चीनी कदम पर आपत्ति भी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले पर 24 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वहीं व्यापम घोटाले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट भी घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे सकता था, लेकिन वो व्यापम घोटाले से अपना पल्ला झाड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वो अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करे। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले को सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब राज्यपाल राम नरेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह के परिवार पर एक बार फिर जोरदार हमला किया और कहा कि शिवराज की पत्नी भी इसमें शामिल है और उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। व्यापम घोटाले में गवर्नर राम नरेश यादव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी बैठक की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की और उन्हें राज्यपाल को मिले नोटिस के बारे में बताया। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार को अब उम्मीद है कि राम नरेश यादव खुद से इस्तीफा दे देंगे या फिर पीएम मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद इस पर चर्चा होगी। इस बीच गुरुवार की शाम को राज्यपाल ने इफ्तार की दावत दी, जिसमें कई नेताओं ने भी शिरकत की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि वो अक्षय की मौत से जुड़ा सच सामने लाने के लिए हर कोशिश करेंगे। यही नहीं, उन्होंने अक्षय के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने सीएम शिवराज के अक्षय के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात को सिर्फ चेहरा बचाने की कवायद करार दिया। आपको बता दें, पत्रकार अक्षय व्यापम घोटाले से जुड़ी खबर को कवर करने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ गए थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। व्यापम घोटाले में एक और मौत का खुलासा हुआ है। इस मामले में पहले गवाह बने सिपाही संजय यादव की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बलिया के रहने वाले 36 साल के संजय यादव मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल आर्म फोर्स की 25वीं बटालियन में तैनात थे। बुधवार को एसटीएफ की विशेष अदालत में संजय यादव के बयान दर्ज होने थे, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही जांच एजेंसी ने बताया कि संजय कुमार यादव की मौत हो चुकी है। संजय सिंह की मौत पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि हर इंसान के बारे में जानकारी रखना मुमकिन नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और व्यापम से जुड़े केस लड़ने वाले वकील आदर्श मणि त्रिवेदी का आरोप है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। आदर्श मणि त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि आरोपी को बचाने के लिए उन्हें भी मारने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक 5 जुलाई की रात को जब वो इस केस से जुड़े आवेदन की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक पकौड़ा खाया, जिसके बाद उन्हें सिर दर्द, सीने में दर्द और उल्टियां होने लगी। फिलहाल आदर्श त्रिवेदी अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ललित मोदी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नेटवर्क 18 को दिए एक इंटरव्यू में सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि लंबे वक्त से दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। अंदर कोई झगड़ा नहीं है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी कमान संभाले कि नहीं संभाले, कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। आपको लगता है सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है? नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, सुधार की आवश्यकता है, हमें सुधार की आवश्यकता रहती है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज 8 बजे शुरू होगी। इस चुनाव में कुल 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक तमाम नतीजे आ जाने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक काउंटिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा 3 स्तरों पर होगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में 94% मतदान दर्ज किया गया है। इस चुनाव को बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जनता परिवार और एनडीए ने गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़े हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी के पति पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने दाखिले के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल के मुताबिक 8 जुलाई को मोबाइल पर एक शख्स ने फोन किया। उस शख्स ने खुद को विधायक वंदना कुमारी का पति बताते हुए दाखिले के लिए दबाव बनाया और ऐसा न करने पर नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी भी दी। प्रिंसिपल ने सीएम केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखकर मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक मुश्किल में है। दिल्ली की कोंडली से विधायक मनोज कुमार को दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने बताया कि उनके खिलाफ जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का पुराना मामला दर्ज है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मनोज के खिलाफ फर्जीवाड़े, सिक्योरिटी फोर्स को भड़काने और महिला के साथ गलत तरीके से पेश आने के आरोप पहले से ही है। इन आरोपों के मद्देनजर मनोज पर 4 FIR दर्ज है। इससे पहले फर्जी डिग्री के मामले में आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी पर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में हजारों FIR पेंडिंग है। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 2014 की FIR पर मनोज को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को मोदी पुलिस कहा। इस बीच मनोज कुमार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। AP विधायक मनोज की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। सेना में 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है और जल्द ही कोई शुभ संदेश निकलेगा। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा देने से इनकार कर दिया।
लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि कायदे कानून के दायरे में काम करने में काफी वक्त लगता है और मंत्रालय एक समयबद्ध तरीके से काम कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। 5 साल में सब कुछ नहीं बदला जा सकता, हमें लंबे समय तक मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाए रखनी होगी। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये संदेश दिया है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बातें कही। बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 11 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। इसमें सरकार से जुड़ी सकारात्मक बातों को जनता तक पहुंचाना अहम है। इस मौके पर अमित शाह ने नेताओं को कहा कि विवादों से बचें और जनता का विश्वास बनाए रखें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी नई सरकार में बिहार में शराब पर पाबंदी लगाएंगे। दरअसल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार से महिलाओं ने ये मांग की कि वो शराब पर बैन लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से महिलाओं और लड़कियों को तरह तरह की परेशानी होती है। इस मांग पर नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाएं सही सवाल उठा रही हैं और अगर वो आने वाले चुनाव जीतते हैं तो अगली सरकार में शराब बंद करा देंगे। कार्यक्रम से लौटते हुए पत्रकारों ने जब इस बारे में उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। नासिक में 3 साल की एक बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई और सही सलामत बच भी गई। ये घटना नासिक के वडाला रोड पर हुई जब जोया नाम की एक बच्ची स्कूल के बाहर अपनी मां के साथ जा रही थी। तभी एक गाड़ी ने बच्ची को पीछे से टक्कर मार दी। बच्ची जमीन पर गिर गई। उसके बाद गाड़ी का आगे का पहिया और पीछे का पहिया उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन जोया को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि पेट में थोड़े बहुत जख्मों के चलते उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि ये वीडियो करीब 18 दिन पहले का है। यूपी के मेरठ में शराब पीने का विरोध करने पर पत्नी को जलाने का मामला सामने आया है। जलाने का आरोप महिला के पति और पति के दरोगा दोस्त पर लगा है। बताया जा रहा है कि महिला का पति और दरोगा दोनों उसके घर पर बैठकर शराब पी रहे थे और जब महिला ने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसे गैस पर जलाने की कोशिश की। महिला की हालत नाजुक है और उसे मेडिकल रेफर किया गया है। उधर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में 2 छात्राओं पर तेजाब फेंका गया। हादसे में दोनों छात्राएं गंभीर तौर पर झुलस गई हैं। आरन फारन में दोनों छात्राओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि दोनों छात्राएं जब ट्यूशन से लौट रही थी तभी गाड़ी के ड्राइवर ने उन पर तेजाब फेंक दिया। उधर पुलिस का कहना है कि घटना के बाद ड्राइवर खुद ही थाने पहुंच गया और उसने तेजाब डालने के आरोप से इनकार किया है। और आपको बताते हैं कि आज किस फिल्म की हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा। जी हां, 3 सालों में बनकर तैयार हुई 2 हिस्सों में फिल्म बाहुबली का पहला भाग आज रिलीज होगा। 250 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म दुनिया भर में 4000 स्क्रीनों पर रिलीज की जाएगी। अब जानना यह है कि फिल्म में शानदार विजुअल इफेक्ट्स दुनिया को अपनी ओर खींचने में सफल होंगे या नहीं। फिलहाल एक ब्रेक। FSDL यानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी आज होने वाले ISL यानी इंडियन सुपर लीग के पहले ऑक्शन के लिए काफी उत्साहित है। ऑक्शन की पूर्व संध्या पर नेटवर्क 18 से बात करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि इस नीलामी में सभी 10 भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें होंगी। Yes, I think we are starting the season 2 with the auction tomorrow, and all of us are very excited to see all the 10 boys. I've had a conversation now with Sunil, and Robin Singh couldn't be here, and Eugene, and all the Thoi Singh, all the youngsters, and they're so looking forward to this auction tomorrow. Also this year we have the best of national players in ISL, so it's going to be an exciting season 2. भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा महिला डबल्स में अपनी साथी मार्टिना हिंगिस के साथ विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 2011 के बाद से पहली बार सानिया विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और ब्रूनो की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। लेकिन भारत के लिएंडा पेस और मार्टिना हिंगिस की मिक्स डबल्स की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेलेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए अजिंक्य रहाणे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। आतंकी हमलों और सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात की वजह से सीरिया के 40 लाख लोग पड़ोस के देशों में शरणार्थी का जीवन बिताने पर मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक पिछले 25 सालों में इतने बड़े पैमाने पर विस्थापितों की समस्या से दुनिया को सामना नहीं करना पड़ा था।
शाहरुख खान की फिल्म फैन का टीजर जारी कर दिया गया है। शाहरुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फैन का टीजर पोस्ट किया और लिखा कि उन्हें इस फिल्म में काम करके मजा आया। इन्हें उम्मीद है कि दर्शकों को भी टीजर पसंद आएगा। बालाजी मोशन पिक्चर्स की आने वाली फिल्म अ फ्लाइंग जेट के लिए टाइगर श्रॉफ बैंकॉक जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग के लिए वो फिल्म की बाकी कास्ट और क्रू से एक हफ्ता पहले पहुंचेंगे। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में ईद के मौके पर रिलीज नहीं हो सकेगी। खबर है कि वहां की सरकार नहीं चाहती कि त्योहार के मौके पर पाकिस्तान की 2 बड़ी फिल्मों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाए।